डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग आज अच्छे हों, बेहतर हों, स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हों। तो आज हम मिल रहे हैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हम फिजिक्स के आज एक और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक का क्या करने वाले हैं, क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। और आज की ये जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और इस जो आज हम पढ़ेंगे इसका हम आगे जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसमें यूज भी करते हैं। तो इसीलिए इस सेशंस को बहुत ही एंड तक अच्छे से बहुत केयरफुल होके देखिएगा कि ये आपका एकदम पूरा क्लियर हो जाए, ताकि आप इसका अगर कुछ यूज हो तो आप यूज भी समझ सकें और उस पर न्यूमेरिकल्स आए तो उसे भी कर सकें और डेफिनेशंस आए तो वहां से तो आप आसानी से लिख ही सकते हैं। तो भाई आज है क्या इम्पोर्टेंट, तो आप लोगों ने बोर्ड पे देख लिया होगा, किरचॉफ का नियम। कहीं कहीं आपको किरखॉफ का नियम दिया जाता है, बुक में ऐसे नाम लिखा रहता है कि चौ की जगह ख लिख दिया रहता है, लेकिन किरचॉफ का रूल्स होता है। और किरचॉफ का रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे की चीजें हमें पढ़ने में, जो किरचॉफ जैसे ओम का नियम हम पढ़े थे, ओम ने बहुत भूमिका निभाई थी हमें इलेक्ट्रिसिटी विभवांतर प्रतिरोध में, वैसे ही किरचॉफ भी अपना एक रूल्स दिए और उनका जो नियम था वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और इनके दो नियम थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो जो हम पहले देखेंगे प्रथम नियम, तो जो प्रथम नियम है उसको हम संधि का नियम भी कहते हैं और धारा का नियम भी कहते हैं। तो तीन नाम से पूछा जा सकता है कि धारा नियम क्या है, संधि नियम क्या है और किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो आप तीनों को पता है कि भाई तीन नाम अलग अलग दे लो, हमें तो पता है कि ये तीनों नाम किसके हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम के हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से होते रहे। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम नियम। तो प्रथम नियम देखने के लिए पहले हम इसके डिफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसकी जो डिफिनेशन होती है, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब डिफिनेशन से तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। संधि का मतलब कि एक कोई ज्वाइंट होगा, हमने ले लिया एक संधि, और संधि का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल रही होंगी। तो देखिए ये इस तरीके से हमने ले लिया कि ये क्या है, संधि है। इससे आ रही है धारा, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, और ये आपका संधि है। जैसे कि एक नदी होती है, वो मतलब पहले एक चौड़ी सी नदी रहती है और फिर आगे वो छोटे छोटे मतलब अलग अलग नाली जैसे छोटे छोटे धाराओं में विभक्त हो जाती है, वैसे ये भी होता है। यहाँ पे ये मिलने के बाद पहले यहाँ से देखिए ये करंट्स जो है वो आ रही है। अगर हम इसको नाम दे I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6, तो आपको इसी को समझना है कि इनका जो पूरा संपूर्ण योग होगा वो शून्य के बराबर होगा। तो कैसे होगा इनका बीजगणितीय योग, तो आपको याद होगा कि सिग्मा, ये जो होता है इस तरीके का, जब हम सिग्मा बनाते हैं तो ये वो योग को दर्शाता है। हमें किसी चीज का अगर योग लिख दे तो हम इस तरीके का चिन्ह बना के और आगे हम लिख सकते हैं। तो बोला जा रहा है जो इसका बीजगणितीय योग है वो किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। प्रथम नियम से ये निकाला गया कि एक हम संधि ले लें तो यहाँ अगर हम सभी धाराओं को ऐड करें तो वो शून्य हो जाएंगी। अब वो कैसे शून्य होंगी हम देखते हैं। देखिए इसमें बराबर होगा जो सिग्मा आई इनपुट बराबर होगा सिग्मा आई आउटपुट के। मतलब ये शून्य ऐसे हो जाता है ना कि जितनी भी आ रही है धारा उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं और जितनी धारा जा रही है उसको हम निगेटिव ले लेते हैं, तो एक दूसरे को रिजेक्ट आउट करके ये क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है इस संधि पे, क्योंकि जितनी आए उतनी निकल गई। तो इस बिंदु पे आपको कोई भी धारा का मान नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि जितना आ रही है उतना यहाँ से चले जा रही है। तो वही बोला गया प्रथम नियम में कि किसी भी अगर हम संधि पे ले तो वहां पे सभी धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। अब मान लीजिए इस बिंदु पे रुक ही नहीं रहा है कोई, तो क्या हुआ, वहां पे शून्य ही हो गए। जैसे कि मान लीजिए एक कोई भी क्लासेस या कोई भी कोचिंग चल रही है, जैसे हम ऑनलाइन क्लास की बात ले लें, अगर लाइव क्लास चल रही है तो
यहाँ से मतलब कुछ स्टूडेंट आए, थोड़ा सा रुके और फिर चले गए, आने के बाद चले गए। तो फिर मान लीजिए 2 स्टूडेंट आए और 2 स्टूडेंट फिर कुछ देर बाद वहां रुके, और मतलब रुके या ना रुके चले गए, तो वहां पे क्या होगा, स्टूडेंट की संख्या अगर हम निकाले तो 0 होगी एक पॉइंट पे। तो वैसे यहाँ पे भी है, धारा आ तो रही है लेकिन फिर वो चली जा रही है, तो जितना आएगी उतना ही जाएगी। अब भाई जितने आए लोग हैं उतना ही तो जाएंगे। अब 2 लोग आए हैं तो 2 ही लोग जाएंगे। अब हम ये कह नहीं सकते कि 2 लोग आए हैं तो वो 4 होके जाएंगे, मात्रा तो उनकी समान ही होगी ना, संख्या। जैसे हम एक वाटर पाइप की भी बात ले लें, तो एक हम मोटी वाटर पाइप लगा लें और फिर चाहे उसमें असंख्य हम छोटी छोटी पाइपें लगा लें, लेकिन भाई जितना मोटर में से पानी आएगा उतना ही तो आगे निकलेगा। तो वही होता है, इसमें भी वही होता है कि जितने लोग आएंगे, अब मान लीजिए आपके घर 5 लोग गेस्ट आ रहे हैं, तो और आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, तो 5 लोग आए तो आपके अगर एक सदस्य की बात किया जाए तो 10 लोग हो जाएंगे। लेकिन अब फैमिली वाले तो जाएंगे नहीं, हम वो भी हो भी सकता है कि जाएं, लेकिन गेस्ट होते हैं क्या, एक न एक दिन वो चले जाएंगे। तो अब 5 लोग आए तो 5 ही लोग जाएंगे। तो वही होता है, इसमें 0 हो जाता है, इस पॉइंट पे कोई नहीं बचता है। वहां पे निकाला जाए कि भाई कितने लोग आए कितने लोग गए, तो जाने के बाद आए तो 5, गए भी 5, तो फिर संख्या हो जाती है 0। तो वही यहाँ पे भी होता है धारा में, जितना आएगा उतना चला जाएगा। तो इसीलिए हम अगर सबका योग निकालें तो इस पॉइंट पे आपको ज्वाइंट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और इसका ये होता है कि आई इनपुट बराबर किसके होता है, आई आउटपुट की। तो अगर हम इन्हें यहाँ पे माना है तो हम लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा नहीं नाम में लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 आ रही है, और जा कितने भागों में रही है, I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। तो ये एक दूसरे के बराबर हैं, और यही किरचॉफ जी ने बता दिया कि जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी। अब भाई जितना आएगा उतना ही जाएगा, यहाँ पे अधिक तो हो नहीं जाएगा। और ये किसके नियम पे फॉलो करेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धारा कब प्रवाहित होगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के कारण मतलब आवेश जितने आएंगे उतनी ही धारा जाएगी, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो जो ये नियम होता है, ये नियम आवेश संरक्षण का पालन करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर है। अब भाई चाहे आवेश संरक्षण दे दे चाहे द्रव्यमान संरक्षण दे दे, आपको पता है कि ना ही तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं, हम उसको बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यही बात है, अब जितनी आ रही है हमें उतना ही भेजना है। हमारे पास अब ऐसी पावर है नहीं कि मान लीजिए इतना आया तो हम उसमें से कुछ को नष्ट कर दिए और यहाँ से जो गई वो कम है, ये पावर हमारे पास नहीं है। और यही कहलाता है आवेश संरक्षण का नियम। कोई भी संरक्षण का नियम दे दे तो क्या, आवेश दे दो, आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा और वो उत्पन्न भी नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। वैसे ही द्रव्यमान संरक्षण का भी होता है, भाई द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, उसको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, उसे बस हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ऊर्जा संरक्षण का भी नियम होता है। तो ये हो गया आपके पास प्रथम नियम, बहुत ही आसान तरीके से। बस इस फिगर को याद रखिए और इस फिगर को याद रखिए कि इस पॉइंट पे जो सभी योग है वो क्या है, 0 है, क्योंकि ये 2 आ रही थी और यहाँ से उतने ही चली गई। तो यही बताया था किरचॉफ के प्रथम नियम से, और इसी को हम संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं। भाई धारा का नियम इसका, क्योंकि हम इसमें धारा ही देख रहे हैं कि धारा जितनी आ रही है उतनी चली जा रही है, तो जितनी आएगी उतना जितना जाएगी वो एक दूसरे के बराबर होंगी। तो आई होप आप लोग को प्रथम नियम समझ में आ गया हो। बिल्कुल भी इजी है ये, बस एक बार समझ लेंगे तो वो कभी भी भूलने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं द्वितीय नियम, ये थोड़ा सा है, तो सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशंस देखते हैं। तो लिखा गया है, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल, जिसे हम EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोले या तो हिंदी में बोले तो विद्युत वाहक बल, के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
और भाई एक नियम, ओम का नियम भी आप पढ़े थे कि V बराबर क्या होता है, IR, मतलब V बराबर जो वोल्ट है वो बराबर होता है धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के। तो कुछ ऐसे हसीन यहाँ पे भी है, और यहाँ पे पास ले लिया जा रहा है कि मतलब कोई बंद पास ले लेंगे, 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, चाहे जितना भी ले, तो उनके जो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, EMF के, यानी विद्युत वाहक बल के। तो आइए डेफिनेशन से हमें नहीं समझ में आया तो हम इसे फिगर से समझते हैं कि भाई फिगर एक बार समझ लें तो डेफिनेशन में कुछ वर्ड भूल जाए तब भी अगर हमें फिगर से याद है तो हम उसे बना के लिख सकते हैं। आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आप जो हम कह दें कि आप यहाँ से फार्मूले को रटना स्टार्ट कर दें। भाई यहाँ से सबसे पहले आप बनाइए बंद पास, अब चाहे जितना 4, 5 बहुत सारे जोड़ सकते हैं, तो यहाँ हम 3 ही जोड़ लेते हैं। ये हो गया आपके पास ये E1, ये E2, R1, R2, R3, और ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस। तो यहाँ से धारा स्टार्ट होगी I1, यहाँ भी आएगी I1, यहाँ से धारा जाएगी I2। अब यहाँ पे जो धारा आ रही है वो आपके पास है I3, और ये ऐसे होते हुए चली जाएगी, और यहाँ पे भी आएगी, और यहाँ पे फिर ये I1 हो जाएगी। क्योंकि अब हम इसे समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है, जंक्शन लॉ से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके पास ये है पास 1, और ये आ गया आपके पास 2, 2 पास हैं। और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है उसमें आपको लूप ही लेना होता है, यानी पास लेना होता है, क्योंकि इसका नाम ही होता है, या तो हम इसे किरचॉफ का सेकेंड लॉ बोले, या तो हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बोले, या तो हम किरचॉफ का क्लोज्ड लूप लॉ बोले। तो ये इसमें आपको क्लोज्ड लूप ही लेना होता है इस वाले नियम में। और इसमें डिफिनेशन से कहा गया है कि योग, यहाँ पे भी बीजगणितीय योग ही लेंगे, योग ही हम लेंगे, जितने भी गुणनफल होंगे उनका योग ही लेंगे। तो सबसे पहले आप 1 के लिए लीजिए। तो आप अगर 1 के लिए लिखेंगे तो सिग्मा I1 R1, या तो सबसे पहले इनकी डिफिनेशन से लिख लीजिए, जब हम इसको नहीं, सिग्मा I R बराबर होगा सिग्मा E के। ये कहता है आपके पास द्वितीय नियम कि जो I और R का गुणनफल है उसका बीजगणितीय योग बराबर होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, विद्युत वाहक बल के, यानी रेजिस्टेंस एंड करंट्स का जो गुणनफल देखिए ये IR है, तो यहाँ पे ये गुणनफल के रूप में ही है, और ये किसके बराबर है, जो भी जितना भी हमारा यहाँ पे E लगा हुआ है यानी विद्युत वाहक बल लगा हुआ है उसके बराबर होगा। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हमने इस ग्राफ को बनाया है तो इस ग्राफ को सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर है सही कि नहीं। अब फिगर से समझते हैं। भाई ये डिफिनेशन तो हमने समझ लिया, जब तक हम एक्सपेरिमेंटल समझेंगे नहीं तब तक हम उतने अच्छे से आएगा नहीं। तो ये तो था कि सभी प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल होगा योग इसके बराबर हो गया। अब हम इसको लगाते हैं। हम सबसे पहले ये फर्स्ट लूप लेते हैं। तो यहाँ से धारा ऐसे आ रही है लेकिन यहाँ पे धारा आपको विपरीत मिल रही है, तो आप लिखेंगे यहाँ से I1 R1, ये हो गया। अब धारा ऐसे आ रही थी तो आपने पॉजिटिव लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको जाना ऐसे है लेकिन धारा प्रवाहित, मतलब आपको जाना है इस तरीके से लेकिन धारा इधर की प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्योंकि आप उल्टा जा रहे हैं। तो ये I2 R2 और ये बराबर हो जाएगा E1, यहाँ से भी ये उल्टा है तो ये कितना हो जाएगा E माइनस E2 के। ये हो गया प्रथम लूप के लिए, प्रथम पास के लिए। अब हम द्वितीय पास के लिए लें। अब आपको ये वाला लूप लेना है, तो यहाँ से धारा ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे चली जा रही है, तो आप इसमें एक ही डायरेक्शंस में आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा I2 R2 प्लस I3 R3
बराबर होगा E2 के, क्योंकि इसमें आपको एक ही वोल्टेज मिला है, एक ही विद्युत वाहक बल मिला है। तो ये से हम लिखें कि यहाँ पे विद्युत वाहक बल लगा हुआ है और इसमें ये एक प्रतिरोध और ये एक धारा, ये प्रतिरोध, ये एक धारा। तो आपके जितने भी इसके योग हैं वो बराबर हो जाएंगे यहाँ पे जो भी हम लूप ले रहे हैं उसके विद्युत वाहक बल के, तो एक ही लगा था। तो ये हो गया द्वितीय के लिए, द्वितीय पास के लिए। अब यहां से आप इसे अगर समीकरण 1 मान लें और इसे आप समीकरण 2 मान लें, तो आप मान लें समीकरण 2, तो यहां से आप लिख सकते हैं ना कि I1 R2 प्लस जो I3 है आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो I3 आप कैसे लिखेंगे, I3 को क्या लिख सकते हैं। देखिए I3 क्या है, जो आपने इस I3 को माना है, यहाँ से I2 आ रही है और I1 आ रही है, तो यहाँ पे I1 आई और I2 आई, तो पता है कि इस संधि से जितने भी धारा आएगी तो जब यहाँ से जाएगी तो ये दोनों के योग के बराबर होगी। तो आप वही यहाँ से कर सकते हैं कि इस I3 की जगह आप लिख देंगे I1 प्लस I2 और हो जाएगा R3 बराबर E2 के। इस तरीके से आपको किरचॉफ लॉ देखना है और इसी तरीके से आप सवाल को सॉल्व करते चले जाएंगे। पहले प्रथम के लिए निकालेंगे, फिर द्वितीय के लिए, और आपका सारा लूप सॉल्व होते चला जाएगा। और यहाँ पे जो भी मान निकालना हो तो आप मान निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास प्रथम के लिए और ये हो गया आपके पास द्वितीय के लिए। हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने कहा था ना कि जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी। तो यहाँ से E1 भी आ रही है इस पॉइंट पे और E2 भी आ रही है, तो ये जो I3 है ये इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम नियम में हमने यही पढ़ा था। तो ये होता है किस पे के बेस पे, ऊर्जा संरक्षण के आधार सिद्धांत पे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ये किसका फॉलो करता है, ऊर्जा संरक्षण का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछा ही जाता है कि जो किरचॉफ का द्वितीय लॉ है वो किस सिद्धांत का पालन करता है, तो ऊर्जा संरक्षण का, और प्रथम पूछे तो आवेश संरक्षण का। और हम जब प्रथम पढ़ेंगे तभी हमें द्वितीय समझ में आएगा, क्योंकि हम प्रथम से पढ़ लेते हैं कि जितनी भी धारा आएगी उतनी ही धारा आपको जाएगी भी। I इनपुट बराबर I आउटपुट, तो वही हमने इन सभी को लगा लिया। आप जब भी धारा के दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे और धारा से अपोजिट दिशा में जाएंगे तो निगेटिव लिखेंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है और इसी को ला के फिर ये नियम याद रखेंगे, आप बना लेंगे कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगी, जितना भी योग होगा ये होगा। अब देखिए हमने योग क्यों नहीं यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम इवन इस तरीके से आ रहे हैं लेकिन हम जा रहे हैं इधर से और यहाँ की धारा इधर की प्रवाहित हो रही है। इस वोल्टेज का पॉजिटिव ये है, तो हमें पॉजिटिव से मतलब पॉजिटिव से होके इधर जाना चाहिए ना, लेकिन हम माइनस की तरफ जा रहे थे, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस लगाए। तो आप कभी ये माइनस देख के मतलब कंफ्यूज मत हो जाए कि अभी मैम ने बताया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के योग के बराबर होता है और यहाँ पे माइनस की है। तो भाई माइनस नियम से आता है कि हम धारा की दिशा में चलें तो पॉजिटिव और धारा के विपरीत चलें तो निगेटिव लेना है। तो आप जब लूप लेंगे तो अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी। द्वितीय लूप में तो बिल्कुल भी आसान था क्योंकि हमें धारा की दिशा में ही जाना था, लेकिन प्रथम लूप में थोड़ा सा डिफिकल्ट था और जो कि हमने सॉल्व कर लिया। और द्वितीय लूप में बस यही कि R3 को हम मान लीजिए वहां पे R3 का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको R2 और R3 का मान, R2 और R1 का मान दिया है, तब भी उसको रख सकते हैं क्योंकि जितना इधर से आएगी उतना ही जाएगी। ये आपने प्रथम नियम में पढ़ा था। तो ये था किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम। आई होप आप लोग को ये पूरा अच्छे से समझ में आया हो, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और देखिए इस तरीके का सवाल आपको बहुत मिलेगा, तो प्लीज इसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही दोनों आपको बनाने आ जाएगा तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए टॉपिक में नए सेशंस के साथ। तो प्लीज अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो, और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़िएगा क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारे मतलब मोटिवेशंस होते हैं कि और भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस ला सकें। तो थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।